हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस के फोर्थ पार्ट के अंदर जिसमें हम एक्सक्रीशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने 3 अलग अलग वीडियोस देखे जिसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन, देन उसके बाद रेस्पिरेशन एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया। देखो यार, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बोला था, और इसलिए इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग सेक्शन पढ़ा दिया है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में ही दिक्कत है तो आप उसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं, और अगर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है तो उसको आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सक्रीशन वाला पार्ट। एक्सक्रीशन जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया साइंस में लगभग 8 से 10 नंबर जो है वो हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार ये एक्सक्रीशन होता क्या है ना। देखो, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के बारे में बात करी। हमने बात करी सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में कि यार हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, अलग अलग तरीके के विटामिन मिनरल्स आयंस वगैरह चाहिए, वो हमें न्यूट्रिशन से मिलते हैं। ओके, फिर रेस्पिरेशन में हमने बात करी कि यार वो जो हमने खाया है उससे ग्लूकोज बनना है, ग्लूकोज तक का बनने का जो सफ़र है वो डाइजेशन में जाएगा। फिर इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके या उसके बिना भी हम एनर्जी बना सकते हैं, इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। उसके अंदर हमने ब्रीथिंग के बारे में भी बात करी। फिर ऐसे ही हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करी, जहां पर हम चीज़ों का, जितने भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, जैसे स्टमक से जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, इंटेस्टाइन से जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, लंग्स में जो ऑक्सीजन आ रही है, उन सबको हर ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के जिम्मे होता है ना। अब देखो यार, इतना सारा काम बॉडी में चल रहा है ना। अपने घर पे भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा काम चलता है तो वेस्ट इकट्ठा होता है ना बहुत सारा, है ना, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो किसी चीज़ की नहीं होती, कुछ ना कुछ वेस्ट तो बनता ही बनता है। इसी तरीके से अब यार बॉडी में जब इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो यार थोड़ा बहुत वेस्ट तो यार बनता है ना यार, बॉडी का भी बनाना। सही बात है कि नहीं, है ना। चलो, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए वेस्ट है। तो जब हम बात करते हैं वेस्ट नीड टू रिमूव, वेस्ट नीड टू रिमूव, तो यार कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो देखो, एक तो वो प्रोडक्ट है जो यूज नहीं हो रहे, नॉट इन यूज। ये वो चीजें हैं जो मेरे काम की नहीं है या मैं इनसे काम ले नहीं पा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने जो खाना खाया, खाना जो खाया भाई, है ना, उसका डाइजेशन हुआ, बहुत बढ़िया। अब डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो जो चीजें मेरे काम की हैं, जो जो चीजें यूजफुल हैं, वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब्ड हो गई, है ना। एब्जॉर्ब हो गई, कहां पर हो गई, एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टमक में हुआ, थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन में हुआ, कुल मिलाकर के एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन क्या 100% चीजें एब्जॉर्ब हुई, नहीं। डाइजेशन में यूजफुल चीजें ही एब्जॉर्ब हुई, तो फिर वो चीजें जो यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल, या अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, वो जो अनडाइजेस्टेड रह गया, यार जिसका डाइजेशन ही नहीं हुआ, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या है, वो तो मेरे लिए वेस्ट ही है ना। अब उसको थोड़ी मैं बॉडी के अंदर रख के घूमूंगा, उसको मेरी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड नॉट यूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है फूड का बेटा, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं इजेशन नाम की एक चीज से, है ना। इजेशन, इजेशन। और इजेक्शन कहां से होता है, रेक्टम से होता है ना। रेक्टम के अंदर आपका इजेशन जो है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो सारा इकट्ठा होता है और एनस से वो बाहर निकल जाएगा, एनस से वो बाहर निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं, है ना। ये सारा अनडाइजेस्टेड फूड है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे अंदर अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गैसेस की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार प्रोड्यूस हो रही है मेरी बॉडी में, किसमें, रेस्पिरेशन के अंदर। सही है, रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल रही है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं यार इसको मेरी बॉडी से बाहर निकालो, है ना। तो फिर इसको भी हम लोग बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। वो कौन करता है यार, वो तो लंग्स ही कर देते हैं, है ना, लंग्स ही कर देते हैं। सही बात है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा जी, कुछ प्रोटीन्स जब भी डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स जब भी डाइजेस्ट होते हैं, है ना, तो प्रोटीन जब डाइजेशन होता है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे बेटा जी वहां पर
नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है मेरे भाई, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये सबसे पहले बनता तो अमोनिया की फॉर्म में है ना, अमोनिया की फॉर्म में बनता है, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में बनता है। लेकिन यार अमोनिया जो होता है ना वो हाईली टॉक्सिक होता है ना, हमारे लिए क्या है, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। तो ये सिर्फ नॉट यूजफुल वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये टॉक्सिक की कैटेगरी में भी आ रहा है। इसको तो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी बॉडी से। अच्छा, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में बेटा जी एक लिवर नाम का ऑर्गन होता है, जो लिवर नाम का ऑर्गन है वो इस अमोनिया को चेंज कर देता है बेटा जी यूरिया में, है ना, यूरिया होता है NH2CONH2, ठीक है। और यूरिया के साथ साथ ही एक चीज और बन जाती है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड और यूरिया जो होते हैं ना वो अमोनिया के मुकाबले थोड़े कम टॉक्सिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए थोड़े कम पानी की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं अभी बात करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सी बात में कह रहा हूं कि यार जो मेरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है प्रोटीन का, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मेरे लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो इनका भी तो रिमूवल जरूरी है ना, और इनका रिमूवल लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो यानी मैं तुम लोगों से एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं तुम लोगों से क्या सिंपल सी बात कह रहा हूं समझो। मैं बोल रहा हूं कि सॉलिड वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, है ना, गैसियस वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और तो और लिक्विड लिक्विड वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तीन तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सॉलिड फॉर्म में भी कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कर रहे हैं, और गैसियस फॉर्म में भी कर रहे हैं। और अलग अलग ऑर्गन्स उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं स्किन में स्वेट के थ्रू भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन होता है सॉल्ट्स का। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार बॉडी के अंदर ना इतने सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, सब के सब काम करते वक्त थोड़ा थोड़ा वेस्ट बनाते रहते हैं। अब मेरी बॉडी में हर सेल में, समझो हर सेल में CO2 प्रोड्यूस हो रही है, हर सेल में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद अमोनिया बन रही है। तो यार हर सेल तो अलग अलग जाकर के एक्सक्रीशन करेगा नहीं ना भाई साहब। तो यहाँ पे कौन काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, उन सब से वेस्ट उठाएगा और एक ऑर्गन को देगा जाकर के कि भैया तू एक काम कर, इसमें से छांट छांट करके जो काम की चीजें उसको छोड़, और जितनी भी बेकार चीजें हैं, जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दे। समझ पा रहे हैं हम लोग, है ना। यानी सिंपल से अगर मैं बात करूं तो मेरी बॉडी के अंदर, है ना, अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ना। और मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट जो होता है वो या तो नॉट यूजफुल, बेकार हो सकता है, मेरे किसी काम का नहीं है, या फिर टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है। नीड टू रिमूव आउट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से इनको बाहर निकालने की जरूरत है। और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं एनसीईआरटी में लिख रखा है, पर एक्चुअली एक्सक्रीशन की अगर मैं ये डेफिनेशन लिखूं ना तो गलत है। रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं, स्पेसिफिकली अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं ना तो उसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, उसमें बेटा जी नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी जो मैंने स्पेसिफिक बात बताई थी ना आपको, अमोनिया, यूरिया, वो जो बन रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है यार एक्सक्रीशन में CO2 को रिमूव करना भी एक्सक्रीशन में डाल दो, है ना, 10th क्लास के लेवल पे आपके स्वेट से जो सॉल्ट वॉल्ट रिमूव हो रहे हैं उनको भी एक्सक्रीशन में डाल दो। इवन जो हम सुबह सुबह हम फ्रेश होते हैं ना बढ़िया एकदम, ठीक है, तो एनस से जो बाहर निकल रहा है उसको भी हम वेस्ट के अंदर डाल देते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको एक्सक्रीटा ही बोलते हैं एक्चुअली, उसको फीशिस या एक्सक्रीटा ही बोलते हैं। तो एक्चुअली तो एक्सक्रीशन टर्म में एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रखी हैं, बट अगर मैं प्रॉपर कंसेप्चुअल बात करूं तो बेटा जी एक्सक्रीशन जो होता है ना वो होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजिनस वेस्ट स्पेसिफिक जो है, यानी हमारे अंदर जो यूरिया बन रहा है,
जो यूरिक एसिड बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या? हमारे अंदर जो ये यूरिया और यूरिक एसिड बन रहा है ना, इनका रिमूवल बॉडी से जिस प्रोसेस से होता है उसे हम बेटा जी क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यही क्या बन जाएगा मेरे पास? यही मेरे पास हो जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है ना। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यार अगर टॉक्सिक चीजें मेरी बॉडी के अंदर रहेगी तो मेरी बॉडी ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी ना। टॉक्सिसिटी अगर बढ़ जाएगी, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली टॉक्सिक का मतलब है हार्मफुल। ऐसी कोई चीज अगर मेरी बॉडी में है जो मेरे लिए हार्मफुल है, जो मेरे सेल्स के लिए हार्मफुल है, जो मेरे ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है, तो वो मेरे लिए हार्मफुल है ना। अगर ऐसी चीज बढ़ जाती है ना बॉडी के अंदर तो बेटा जी डेथ तक हो सकती है। तो इसका मतलब यार मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि बॉडी में एक्सक्रीशन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने सुना होगा यार किडनी में स्टोन हो गया या किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस के लिए डालना पड़ता है। डायलिसिस भी पढ़ेंगे अभी अपन लोग। तो वहां पर ये डायलिसिस के लिए क्यों डालना पड़ रहा है? अगर ऐसा छोटा मोटा काम होता तो फिर ऐसे ही हो जाता। नहीं हो सकता है ना। स्वेटिंग डेली हो फर्क नहीं पड़ता, एक्सक्रीशन हम लोग डेली करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट सिर्फ यूजलेस नहीं है, अनडाइजेस्टेड नहीं है, वो टॉक्सिक वेस्ट है। ओके, क्लियर हुई बात है ना। तो एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग यहां तक की बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो देखो मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पर ये कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को समझना इसलिए चाहिए क्योंकि यार एनसीईआरटी ने आपके 10th क्लास में ना बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कंपेयर करके जरूर पढ़ाया आपको, है ना। तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो अगर मैं नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूं तो उसके हिसाब से ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं बेटा जी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। 1, 2 और 3। 3 कैटेगरीज जो है मैंने यहाँ पे बना दी आपके सामने, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी होती है बस आप इसको समझ लो। पहले होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा जी अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और तीसरे जिनका हम नाम देते हैं यूरिकोटैलिक, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा जी, ये यूरिको है, ये यूरियो है ना, बस एक सी का डिफरेंस है, ठीक है। सी का डिफरेंस बहुत जरूरी होता है ना। आओ देखो समझते हैं। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है ना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब होता है यानी प्रोटीन को जब हमारी बॉडी यूज करती है तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है बाय प्रोडक्ट में, और उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया, है ना। अगर मान लो अमोनिया जिस फॉर्म में बन रही है, मतलब अमोनिया बनी, हमने अमोनिया को ही बाहर निकाल दिया, हमने अमोनिया को किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करा। यानी सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट अमोनिया, अमोनिया एज देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना बेटा जी, ये ध्यान देने वाली बात है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दूसरी चीजें भी बन सकती हैं पर मेजॉरिटी उनका जो वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है। अमोनिया जो होती है ना उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड टू मच वाटर, रिक्वायर्ड टू मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसको बाहर निकालने के लिए क्योंकि टॉक्सिक है ना। अगर मैंने ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दी तो नहीं, उसको डाइल्यूट करके बाहर निकालना पड़ेगा वरना वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो यार किसके पास पानी ज़्यादा होता है मुझे बताओ, बहुत ज़्यादा पानी किसके पास है? जो पानी में ही रह रहा है, सिंपल सी बात है। यानी इसके एग्जाम्पल में बेटा हमारे पास आ जाएगी फिशेस, है ना। ये सिंपल फिश लिख देता हूँ मैं, फिश। फिश जो है यानी पाइसीज, वो इसका एग्जाम्पल में आ जाती है। अब यूरियोटैलिक का मतलब क्या, अब आप समझ ही गए होंगे। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करा जाएगा और फिर यूरिया को एज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो यहां पर इन ऑर्गेनिज्म का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना बेटा यहां पे यूरिया है, ठीक है। और ये काम करता है लिवर, याद रखना यूरिया का फॉर्मेशन लिवर करता है,
यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करती है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आया कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप गड़बड़ कर सकते हो। यूरिया का फॉर्मेशन लिवर करता है, और उस यूरिया को बाहर निकालने के लिए जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब उस यूरिया को पहले ब्लड से बाहर निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वो होता है यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन किडनीज करती हैं, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर करता है। यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करती है, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर करता है। अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसे, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर होता है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? बेटा जी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। हम लोग सारा दिन पानी के अंदर नहीं रहते, है ना। तो हमारे अंदर अगर हम इतना सारा पानी सिर्फ अमोनिया को बाहर निकालने में वेस्ट कर देंगे तो यार हम तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, पहले अमोनिया से यूरिया बनवाती है। यूरिया को निकालने के लिए, क्योंकि यूरिया की टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होती है अमोनिया के मुकाबले, तो उसको निकालने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। ओके, तो रिक्वायर लेस वाटर, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं रिक्वायर लेस वाटर कंपेयर टू अमोनिया, है ना। तो इसी के अंदर बेटा हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। कौन कौन से, जैसे मैमल्स जो है ना वो मेनली इसी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हम ह्यूमंस भी यूरियोटेलिक है, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरियोटेलिक। और यूरिकोटेलिक वो हो गए जिनमें अमोनिया तो था ही, उससे यूरिया बना दिया, लेकिन और ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड बना दिया। यूरिक एसिड अगर बन रहा है तो ये मेन प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं कई बार। और इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है ना, एक्सक्रीशन इज वेरी कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड एक्सक्रीशन निकलता है यहाँ पे। एक्सक्रीटा जो होता है ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, ये मिनिमम वाटर रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर, समझ पा रहे हो। और ऐसा कौन करते हैं, जो हवा में रहते हैं, उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। तो बर्ड्स जो है ना बेटा वो यूरिकोटेलिक होते हैं। अब ऐसा नहीं है इंसान के अंदर यूरिक एसिड नहीं बनता, हमारे अंदर बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मेन बात है ना वो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इंसानों के अंदर यूरिक एसिड नहीं बनता, पर मेनली यूरिया बनता है। ऐसा नहीं है बर्ड्स के अंदर यूरिया नहीं बनता होगा, थोड़ा बहुत बनता है बिल्कुल, लेकिन मेन यूरिक एसिड है। ऐसा नहीं है कि फिशेस के अंदर यूरिया बिल्कुल नहीं बनता होगा, बनता है, पर मेन वहां पे क्या है, अमोनिया है ना। तो ये होता है बेटा अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोकोटेलिक। हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये उनका एडेप्टेशन भी है कि जहां वो रह रहे हैं वहां पे आराम से अपने वेस्ट को रिमूव कर पाए। ओके, क्लियर हो गया होगा आई गेस। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फटाफट से इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, तो अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो देखो वही वाला राग है जो एनसीईआरटी बताती है कि पहले तो हम बात करें अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पे तो सिंपल डिफ्यूजन से ही काम चल जाएगा साहब, है ना। सिंपल डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि उसी सेल में वेस्ट बना है, उसी सेल से डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो उसमें जैसे जैसे हम बेटा जी किंगडम्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, या फाइलम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अडेप्ट होते चले जाते हैं और ज़्यादा एडवांस होते चले जाते हैं। हम बिल्कुल प्रोनेफ्रिक किडनी, फिर मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी तक आ जाते हैं, ठीक है। पर ये सब आपको नहीं पढ़ना, पहले 9th क्लास में डाइवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ पे थोड़ा बहुत बताते थे। अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझ लो। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, बस वो आपको पता होना चाहिए। एक इंसेक्ट का बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट के अंदर माल्फीजियन ट्यूब्यूल नाम की एक चीज होती है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल, है ना, और उससे एक्सक्रीशन होता है। बस इतना याद कर लो, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बस इसके अलावा आपको याद नहीं करना। वहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, है ना, तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की, जैसे मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूंगा, तो वहां पे एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, है ना। प्रॉपर अलग से कुछ ऑर्गन मिलकर के उनका एक ही काम है कि वो एक्सक्रीशन करेंगे, एक ही काम है उनका, सबका मिलकर के एक ही काम है कि यार हमको एक्सक्रीशन करना है, समझ पा रहे हो।
और वहीं अगर बेटा जी मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं, अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो प्लांट्स में नो सच एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा वेस्ट ही प्रोड्यूस नहीं होता जी, है ना। इसके बारे में हम लोग चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो ये जो आप लोगों के सामने डायग्राम है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है बेटा जी, है ना। ये है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैं इसे ना थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। हाँ, चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो किडनीज, है ना। तो ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो ये वैसे राइट होगा, लेकिन मैं इसको ऐसे दिखूंगा क्योंकि मैं तो सीधा खड़ा होकर के दिखा रहा हूँ ना मेरे ऑर्गन्स। किडनी जो होती है ना बेटा जी, किडनी ये ऐसे आप पीछे हाथ रखो कमर पे, देखो ऐसे लाइक दिस, है ना। आपको दिखाई दे रहा है, है ना। ऐसे हाथ रखो आप कमर पे, हाँ ये थक गया मैं तो, ऐसे आप कमर पे हाथ रखते हो ना, तो अपने किडनीज पे हाथ रख रखा है। यानी एब्डोमिनल सेगमेंट में थोड़ा सा पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है ना। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? पहला तो वन पेयर किडनी, वन पेयर किडनी बीन शेप की होती है। इवन उस बीन को ही किडनी बीन कहते हैं क्योंकि किडनी के शेप की वो होती है ना। तो इसको बीन के लिए बोलते हैं, बीन को इसके लिए बोलते हैं, बात की बात। ओके, अब अगर मैं देख रहा हूं तो ये वाली जो हो जाएगी बेटा जी, ये वाली, ये देखो ये दिस वन, ये हो जाएगी मेरे लिए लेफ्ट किडनी और ये जो हो जाएगी मेरे लिए हो जाएगी राइट किडनी, ठीक है। तो यहां आ गई मेरे पास राइट किडनी, है ना, और ये आ गई मेरे पास लेफ्ट किडनी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो मैंने राइट किडनी को लेफ्ट किडनी के थोड़ा सा नीचे बनाया, देख पा रहे हो आप लोग। राइट किडनी को ना लेफ्ट किडनी के थोड़ा सा नीचे बनाया, इसलिए क्यों बनाया? क्योंकि सर को बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ना बेटा लिवर होता है ना। एक्चुअली हमारा जो पेट है ना, पेट, उसमें यहाँ पे लिवर है एक्स्ट्रा, तो इस लिवर को जगह देने के लिए यहाँ की किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ओके, तो ये राइट किडनी हल्की सी नीचे होती है ड्यू टू लिवर। ओके, आगे चलते हैं। देखो आगे और क्या क्या चीज़ें, ये जो मेरे पास है बेटा, ये जो किडनी के अंदर जा रही हैं इनको मैं बोलता हूँ रीनल वेन। यानी इसका मतलब किडनी से रिलेटेड अगर कोई बात करूंगा तो मैं नाम के आगे लगा दूंगा रीनल, है ना। आपको दिखाई दे रहा है? देखो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, ये हो गई रीनल वेन। तो ये रीनल वेन निकल किससे रही है? ये है बेटा जी इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। याद है आप लोगों को अच्छे से, है ना। ये इंफीरियर वेना कावा है जो नीचे से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी ना, हार्ट के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने पिछले उसमें वीडियो में। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाती है एओर्टा, और एओर्टा ही जब आगे जाके डिवाइड होकर किडनी में जाती है तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं रीनल आर्टरी। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? रीनल आर्टरी नाम दे देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब किडनी से ये जो व्हाइट कलर की ट्यूब्स निकल रही हैं जो यूरिन को लेकर के आएंगी, ये होती हैं बेटा जी यूरेटर, इनको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और ये ला करके इस थैले जैसे स्ट्रक्चर में जमा कर रही है, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, है ना। इसका नाम हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और फिर नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से यूरिन पास होता है, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, है ना। तो यूरेथ्रा हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गए, किडनीज हो गए, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। आप वेना कावा और एओर्टा नहीं भी बनाते हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रीनल आर्टरी, रीनल वेन को जरूर से लेबल करें, है ना। जनरली बच्चे ही करना भूल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये जो छेद है जहाँ से ये सब चीज़ें अंदर बाहर जा रही हैं, देख पा रहे हो यहाँ पे? ये देखो, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का एरिया है ना, दिख पा रहा है आपको? ये ऑरेंज कलर का जो होल होता है ना बेटा, जहाँ से चीज़ें अंदर घुसती हैं, इसे हम कहते हैं हाइलम, इसे हम कहते हैं हाइलम। ओके, और किडनी के अंदर जब देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं,
है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स। एक्चुअली किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन, है ना, पर इतना ज़्यादा भी अपन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर मैं बताऊं नेफ्रॉन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वैसे तो नेफ्रॉन का डायग्राम अपन लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एक नेफ्रॉन ना थोड़ा ऐसे, देखो ये बोमन्स कैप्सूल हुआ उसका, ये पीसीटी हुआ, ये लूप ऑफ हेनले हुआ, ये डीसीटी हुआ, ये कलेक्टिंग डक्ट हुआ, ऐसे करके नेफ्रॉन्स लगे हुए रहते हैं, है ना, दिख पा रहा है आप लोगों को, इस तरीके से नेफ्रॉन्स लगे हुए रहते हैं। और यहां से ये जो रीनल आर्टरी गई, यही बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती है और यहां पे घूम करके ऐसे निकल जाती है ऐसे। तो इस तरीके का कुछ काम चलता रहता है किडनी के अंदर, है ना। तो क्या हुआ, पहले तो वन पेयर किडनी हो गई, किडनी को ही हम लोग बोल देंगे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब जो मेन काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि किडनी के अंदर भी उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। भैया किडनी तो ऑर्गन है ना, उसके अंदर कौन काम कर रहा है, तो उसके अंदर बेटा जी काम करने वाले को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। न्यूरॉन मत लिख देना नालायकों, न्यूरॉन अलग होता है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, जस्ट लाइक एल्वोलाइज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स ही हैं ये एक तरीके के, जो ब्लड को लगातार फिल्टर करते हैं। एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये जो है वो नेफ्रॉन्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, तो इसके अलावा ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात मुझे जो चीज़ मिलती है वो मिलती है वन पेयर यूरेटर। वन पेयर यूरेटर जो क्या करते हैं, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेकर के आते हैं। देखो किडनी से जो भी यूरिन जो फिल्टर होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा का सारा कलेक्ट होकर के यूरेटर के रास्ते से यहां पर यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, है ना, दिखाई दे रहा है ये सिंगल है, ये वन पेयर नहीं है, सिंगल ही होता है ये, ठीक है। और ये है क्या, ये टेम्पररी स्टोरेज करता है बेटा, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, टेम्पररी स्टोर करता है। नाइन्थ क्लास अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल होती है। एक्चुअली देखो होता क्या है, यूरिन जो होता है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बनता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारा यूरिन नहीं बनता, ड्रॉप बाय ड्रॉप बनता रहता है, लेकिन हम थोड़ी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको बार बार निकालते रहेंगे। तो हमारी बॉडी में देखो कितना प्यारा सिस्टम है, यहाँ पर एक थैला दे रखा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है कि भैया ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें कलेक्ट करते रहिए। फिर जब वो थैला धीरे 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 करके स्ट्रेच होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है, तो अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में उसमें यूरिन इकट्ठा हो गया, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भैया आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। और बेटा जी यहाँ पर है ना स्फिंक्टर मसल से, देखो यहाँ पर स्फिंक्टर मसल है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी वॉलेंट्री है कौन सी इनवॉलेंट्री, तो तुम देखो कौन सी चीज कंट्रोल कर पा रहे हो। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ते बाहर कब निकलेगा ये तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में कितना भरेगा ये थोड़ी तुम्हारे कंट्रोल में है। समझ पा रहे हो क्या, है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्फिंक्टर जो होते हैं ना बेटा जी, वो नॉन वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं। नॉन वॉलेंट्री स्फिंक्टर, ये मसल है स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ना वो वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर। आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर मान लीजिए कि जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो, है ना, तो कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ से कैन्युला निकला हुआ रहता है और उनके साइड में एक से थैला लगा रहता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है। देखा कभी आप लोगों ने, हॉस्पिटल जाते हो, ये वो लोग हैं बेटा जिनके यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, उनका या तो स्फिंक्टर खराब हो गया या यूरिनरी ब्लैडर कहीं से डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स खराब हो गए। कभी कभी कैसा होता है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको इसलिए बोलते हैं एल गार्ड प्रॉपर्ली लगा के खेलो, अगर बहुत तेज बॉल लग गई तो यूरिनरी ब्लैडर कभी कभी है ना खराब हो जाता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, इंसान को पूरी जिंदगी फिर वो है ना थैली लेकर के घूमना पड़ता है, क्योंकि वो जो बैग था जो हमारे नेचर ने बनाया था कलेक्ट करने वाला, वो फिर अब खराब हो गया है ना। और ऐसे ही नहीं कोई से भी थैली लगा सकते हैं, भैया नेचर ने जो बनाई हुई चीज़ है
बहुत ज़्यादा औसम होती है। सोचो कितनी शानदार है, मसल्स की बनी हुई है, प्रॉपर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई है, दो स्फिंक्टर हैं, एक जगह जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक जो हमारे कंट्रोल में है, ताकि अगर हमें आ भी रहा हो, अभी हमें पता है कि भैया करने की जगह नहीं है, तो हम रोक सकें उसको। समझ रहे हो, वॉलेंट्री स्फिंक्टर लगा रखा है। और स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच होगा तो पता चलेगा, वरना तब तक वो आराम से उसको कंट्रोल करता रहेगा, है ना। सही है। तो ये हमारे पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर सिंगल। और लास्ट बेटा जी हमारे पास चीज होती है, उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा जो है वो लॉन्ग ट्यूब है फ्रॉम वेयर यूरिन पासेस। यहां से यूरिन हम पास कर सकते हैं ना, इसकी स्टार्टिंग पे हमारे पास वॉलेंट्री स्फिंक्टर है, हम जब चाहें तब उसको ओपन कर सकते हैं। फीमेल्स में यूरेथ्रा काफी छोटा होता है, मेल में यूरेथ्रा बड़ा होता है, क्योंकि मेल में यूरेथ्रा को ही क्या बोलते हैं हम, यूरियोजेनाइटल ट्रैक। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मेल में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है उसी को बोला जाता है यूरियोजेनाइटल ट्रैक। यूरियोजेनाइटल ट्रैक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यूरिन भी पास करता है, और जेनाइटल मतलब कि स्पर्म का भी पास ऑन करता है ये, है ना। तो ये हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई किडनी और नेफ्रॉन के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे, मेनली नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, बट किडनीज के बारे में क्या आपको जानना जरूरी है, यूरेथ्रा के बारे में क्या जानना जरूरी है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में क्या जानना जरूरी है, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करो, देखो, नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है बेटा जी नेफ्रॉन के बारे में, है ना। तो देखो नेफ्रॉन का मैं तुम लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाया एकदम तैयार ताज़ा ताज़ा रख रखा है। इसको अपन बड़ा करके पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास वही हो गई रीनल वेन, है ना, और ये मेरे पास हो गई रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे जा रही है, ये देखो ये रीनल आर्टरी से छोटी छोटी कैपिलरी निकली, और यहाँ पर एक कैपिलरीज का पूरा जाल बना हुआ है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। इस जाल को, इस नेटवर्क को बेटा हम लोग बोलते हैं, है ना, रेड कलर से लिख देता हूँ, चलो, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जाके ओपन होता है या आता है इस कप जैसे स्ट्रक्चर में, देख रहे हो ये कप जैसा स्ट्रक्चर है। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। फिर बोमन्स कैप्सूल के पीछे की तरफ ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी पीसीटी, प्रॉक्सिमल यानी ऊपर वाला कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसको आप प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल एंड ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हो, ओके। फिर ये देखो ये ऐसे निकल रहा है, ये आया येलो कलर वाले पे ध्यान दो, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे, ये देखो एक पतला सा हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, पतला सा हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख पा रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी लूप ऑफ हेनले, LOH, यानी कि लूप ऑफ हेनले, या हेनलेज लूप भी बोल सकते हैं, ओके। ये नीचे वाला, नीचे आने वाला डिसेंडिंग लूप होता है, ऊपर जाने वाला असेंडिंग लूप होता है, ओके। फिर उसके बाद देख रहे हो वापस से एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना है येलो कलर का, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं जी DCT, यानी कि डिस्टिल, डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे खतरनाक खतरनाक नाम है, बिल्कुल नहीं यार, तू समझ, प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, जो पहले है, डिस्टल मतलब जो दूर है, ऐसा ही होता है सिंपल। कॉन्वुलेटेड हाईली कॉइल्ड है क्या, ट्यूब्यूल है, तो पहले आने वाली कॉइल्ड ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, बाद में आने वाली हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, बस इतना सा ही है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसमें कलेक्ट होती है जाकर के, उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं, ये हो गई हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो पूरा हिसाब किताब है ना, ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं मैन, ये हाँ, ये देख पा रहे हो, ये गई तो सही, लेकिन उसके बाद ये साथ साथ घूम रही है इसके, ये देखो ये रेड कलर की जो ये जो है, ये जो रेड कलर की ये पूरी घूम रही है इसके साथ साथ। क्यों घूम रही है भाई? पहले तो उसको बोलते क्या है, तो बेटा जी इसी को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, है ना, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। अब ये क्या नाम हो गया सर? वासा मतलब वेसल्स, रेक्टा मतलब रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम वर्ड जो है ना वो बायोलॉजी में नेटवर्क के लिए क्रिएट किया जाता है, नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और तुम देखो ये नेटवर्क ही एक तरीके का जाल बना लिया इन्होंने। क्यों जाल बना लिया मैं तुमको बताऊं, देखो अभी हम लोग सीखेंगे इसको डिटेल में। यहां पे जितना भी सामान आ रहा है उसमें से बहुत सारी काम की चीजें आ गई हैं। इन काम की चीजों को दोबारा से एब्जॉर्ब करके हम ब्लड में डालते चले जाते हैं। देखो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में चला गया, 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 यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, सब ब्लड में चला गया। समझ पा रहे हो? तो ये इसके चारों तरफ नेटवर्क क्यों बना रहा है? क्योंकि जो चीजें हमने डाल दी फिल्टर हो गई। अब फिल्टर में अगर मान लो काम की चीज भी चली गई, भाई ग्लूकोज भी चला गया, यूरिया मुझे डालना था पर मान लो ग्लूकोज भी चला गया, बहुत सारा पानी चला गया, सॉल्ट चला गया, तो मैं तो वो चीज़ों को वापस चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी से बाहर निकल जाए क्योंकि वो तो यूजफुल है। तो मैं क्या करूँगा, उनको सेलेक्ट कर करके रीएब्जॉर्ब करूँगा। रीएब्जॉर्प्शन का जो काम चलता है ना बेटा, वो रीएब्जॉर्ब करके डालूंगा कहाँ, वापस ब्लड में डालूंगा। तो ये वासा रेक्टा जो है ना, ये वापस से रीएब्जॉर्ब मटेरियल को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके यहाँ से फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है ना। देखो कितना प्यारा सिस्टम लगा रखा है हमारी बॉडी ने, है ना। अब अगर ये लूप ऑफ हेनले का है, पर देखो यार ये नेफ्रॉन का जो डायग्राम है ये अगर तुम बनाने जाओगे तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल करके बताता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल करके मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, ये कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ऐसे 1 2 3 बस बहुत है, इतना इतना बना दो, थोड़ा सा मोटा रखना, है ना। फिर उसके बाद ऐसा पतला सा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, लाइक दिस, ये देख पा रहे हो, ये देखो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाओ बहुत पतला सा, ये बना दिया। फिर उसके बाद वापस से इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, वापस से इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट बना दो। और कलेक्टिंग डक्ट बेटा कॉमन होती है बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए। तो ये देखो ये यहाँ से भी नेफ्रॉन जोड़ रहे हैं ऐसे, ये यहाँ से भी नेफ्रॉन जोड़ रहे होंगे, है ना। कलेक्टिंग डक्ट कॉमन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होगा लाइक दिस, है ना। लूप ऑफ हेनले होगा, डीसीटी होगा और ये कलेक्टिंग डक्ट, समझ पा रहे हो। यहाँ पे भी एक बोमन्स कैप्सूल होगा, पीसीटी होगा, फिर लूप ऑफ हेनले होगा, फिर डीसीटी होगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स आते हैं, ठीक है, ओके। तो ये देख पा रहे हो, ये देखो बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना, नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखो समझो, मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ साथ ही पढ़ाता चला जा रहा हूँ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ना, यूरिन फॉर्मेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा जी, एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों के यूरिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरिन फॉर्मेशन या एक्सप्लेन इन डिटेल द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो तुम्हें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम नहीं बनाना, तुम्हें ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये वाला डायग्राम तुम्हें नहीं बनाना। ये तुम्हें कब बनाना है, जब वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछे। अगर तुमसे यूरिन फॉर्मेशन का डायग्राम पूछ रहा है ना, तो तुम्हें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन समझाना पड़ेगा। और वो भी डायग्राम कब बनाना है, अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो प्लीज बनाओ डायग्राम। और अगर मान लो 3 नंबर तक है, 2 नंबर तक है और उसने डायग्राम मेंशन नहीं किया तो फिर मत बनाओ, है ना। 2 या 3 नंबर तक तुम नहीं बनाओगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे चल जाएगा, पर 4 नंबर का 5 नंबर मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आ गया ना तुम्हारा, उसमें तुम्हें बनाना पड़ेगा। वैसे भी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो एक्टिविटी बेस्ड आएगा, उसमें तो 4 स्टेटमेंट आएंगे, तो उसमें डायग्राम बनाने को होता नहीं है। तो मेनली अगर 5 नंबर में आ गया ना तो तुम्हें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो करना क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ से ना, यहाँ से मेरे पास आर्ट्रियोल आई, देखो आर्ट्रियोल, मैंने क्या बताया था, मेन एओर्टा होगी, फिर उससे रीनल आर्टरी आ रही होगी, फिर रीनल आर्टरी बहुत सारे छोटे छोटे आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है और उसी में से एक आर्ट्रियोल यहाँ आ रही है ना, उसी में से एक आर्ट्रियोल यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास आर्ट्रियोल है। अब देखो जैसे जैसे ये नीचे जा रही है ना, ये ऐसे ऐसे करके इसको नीचे भेजना और यहाँ पे 1 2 ऐसे राउंड ले लेना, ये देखो ये 1 ये 2 और इसको छोटे से में बाहर निकाल देना, इसको बाहर निकाल देना, है ना। ये देखो ये यहाँ से निकली, ये आपने राउंड एंड राउंड किया और ये आप इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, लाइक दिस। इतना ही बनाना है आपको, ओके। अब ये जो है ना बेटा आ रही है तो इसको बोलते हैं एफेरेंट। याद करो अपन ने उसमें भी बात करी थी अपने वेन्स और आर्टरीज वाले में।
आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड लेके जाए, वेन जो ब्लड लेके आए हार्ट के पास, है ना, हार्ट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो हार्ट के पास जो ब्लड लेके आ रहा है उसको वेन नाम दे देंगे, हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है उसको आर्टरी नाम दे देंगे। तो आर्टरी को ही इफेरेंट वेसल्स कहते हैं और वेन्स को ही एफेरेंट वेसल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एफेरेंट हो गई आने वाली, इफेरेंट हो गई जाने वाली, इफेरेंट हो गई जाने वाली। है क्या? आर्टेरियोल है, आर्टरी का छोटा रूप है, ये देख लो आर्टेरियोल। ओके, और ये क्या बना यहाँ पे? ये बना ग्लोमेरुलस। ये क्या बना? ये बना ग्लोमेरुलस, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, तो जैसे जैसे आर्टरियोल आ रही है ना, वो वैसे वैसे पतली होती चली जा रही है। देख पा रहे हो, एफेरेंट आर्टरियोल इतनी मोटी आई थी और इफेरेंट बेचारी इतनी सी निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, जैसे ही ब्लड आया धीरे 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 आर्टरियोल पतली होती जा रही है, और जैसे जैसे वो पतली होती जाएगी, मुझे बताओ ब्लड के फ्लो होने की स्पीड बढ़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो ये क्या होगा, स्पीड से ब्लड आएगा और यहाँ पे गोल गोल घूमेगा। क्या होगा? स्पीड से ब्लड आएगा और यहाँ पे गोल गोल घूमेगा। जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आउटरवर्ड, है ना, इनसाइड जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, आउटसाइड जो लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जब ब्लड यहां पर आके गोल गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बताओ हाँ या ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो बाहर की तरफ फेंकने में आएंगे, है ना। उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो उनको बाहर की तरफ पुश करेगा। सिंपल सी बात है ना। आपको पता है वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है ना, वो भी एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। आप उसमें गीले कपड़े डालते हो, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब वो क्या करता है, उसको बहुत तेजी से घुमाता है। जब वो उसको बहुत तेजी से घुमाता है, स्पीड से घुमाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अब क्योंकि वो छोटे छोटे छेद हैं तो कपड़ा तो बाहर जा नहीं जाएगा, लेकिन उसमें से जो पानी है वो निकल निकल के ड्रॉप वाइज बाहर चला जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हमारे यहां पर हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ब्लड गोल गोल घूमा। अब गोल गोल घूमने की वजह से क्या होगा ना बेटा, यहां पर जो सेल्स है ना, उससे ऐसे फिल्टर होकर के चीजें यहां पर आ जाएंगी। समझ पा रहे हो? फिल्टर होकर के आ जाएंगी। अब ये फिल्ट्रेशन किस किस का होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सेल कितने बड़े साइज के हैं। तो यहाँ पे सेल्स के बीच में जो गैप होता है ना, वो सिर्फ इतना होता है कि उसमें कोई भी ब्लड सेल नहीं आता। नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हमारी आर्टरियोल से बाहर नहीं निकलते, ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होते। छोटे छोटे मॉलिक्यूल फिल्टर होते हैं। कौन कौन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो सकते हैं यार? तो देख, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज आ सकता है ना, क्योंकि ग्लूकोज तो है ही ब्लड के अंदर, है ना। ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो है ही ना यार, ग्लूकोज आ सकता है। अच्छा, पानी आ सकता है ना, सॉल्ट्स आ सकते हैं, और यूरिया और यूरिक एसिड तो आएगा ही, खैर उन्हीं को तो बाहर फेंकना है हमें, है ना, यूरिया और यूरिक एसिड, है ना। तो ये सारी चीजें फिल्टर होकर के यहाँ आ गई। देखो यहाँ पे फिल्टर होकर के आ गई, ये देखो ये फिल्टर होकर के आ गई। सही है। ये काम कहाँ हुआ? ये हुआ बोमन्स कैप्सूल में। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? बोमन्स कैप्सूल नाम दिया था हमने, बोमन्स कैप्सूल। ओके, तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप होता है ना, उसको बेटा हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? बहुत फाइनली, बहुत बढ़िया तरीके से फिल्टर। फिल्टर मतलब छानना, है ना। जब आप चाय छानते हो तो आप क्या कर रहे हो? फिल्टर कर रहे हो। लिक्विड लिक्विड सारा नीचे निकल जाता है, सॉलिड सॉलिड सारा ऊपर रह जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हो क्या रहा है? बोमन्स कैप्सूल में ब्लड एंटर कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है, जो कि ग्लोमेरुलस के रास्ते, ग्लोमेरुलस के रास्ते एंटर कर रहा है बोमन्स कैप्सूल में, है ना। बोमन्स कैप्सूल में एंटर कर रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? ड्यू टू राउंड एंड राउंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहां पे जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो निकल निकल के बाहर जा रही हैं। अब तुम्हें नहीं लिखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर लिख सकते हो, टाइम है, बहुत अच्छी बात है। नहीं टाइम है तो तुम डायरेक्ट लिखोगे कि ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू एंटर करता है बोमन्स कैप्सूल में, मतलब ब्लड एंटर करके ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट होता है उसकी आर्टरियोल्स, और इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन, है ना। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होकर के जो फिल्ट्रेट होता है, देखो मैं दो अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, एक मैंने बोला है फिल्ट्रेशन और एक मैं बोल रहा हूं फिल्ट्रेट।
फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब जो फिल्टर हुआ है, ये सब के सब फिल्ट्रेट हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट। इन सबको मैं क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हुआ है उसमें यहां पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेट जो होगा वो सारा का सारा कहां कलेक्ट हो जाएगा? वो सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा किसमें? बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। वो सारा का सारा कहां कलेक्ट हो जाएगा? बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने बॉडी में से, ब्लड में से सारी चीजों को बाहर फेंक दिया, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि यार काम की चीजें भी बाहर चली गई। देख रहे हो, काम की चीजें भी बाहर चली गई। मुझे तो इसको बाहर निकालना था ना, लेकिन उसके चक्कर में ये काम की चीजें भी बाहर चली गई। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि जो मेरे काम की चीज है उसे तो वापस एब्जॉर्ब कर लूं, और जो फालतू की चीज है उसे वहीं छोड़ दूं। समझ पा रहे हो, है ना? यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये जो पीसीटी होता है ना, देखो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला पार्ट है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वाले में क्या हो रहा है? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 9th क्लास याद हो तो वहां पे तुमने पढ़ा था क्यूबॉइडल एपिथेलियल होते हैं, ब्रश बॉर्डर वाले। यहाँ पे याद है ब्रश बॉर्डर? और ब्रश मतलब यानी इस तरीके का जो ये तो होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है ना? ये कहीं के लिए होता है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि यहां पर होगा रीएब्जॉर्प्शन। यानी अब सेकेंड स्टेप आएगा सेलेक्टिव, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप आएगा बेटा जी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तुम ध्यान से देखो तो ये वर्ड खुद कह रहा है कि सेलेक्ट करो पहले कौन सी चीज यूजफुल है। ओनली यूजफुल चीजों को, री मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब कर लो, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लो। दोबारा से क्यों? क्योंकि पहले से ही ब्लड में एब्जॉर्ब होके तो आई है भाई। सॉल्ट, ग्लूकोज का ब्लड में एब्जॉर्ब होके तो आया ना, लेकिन ब्लड से छना, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो छन के बाहर निकल गया। अब जो चीज बाहर निकल गई उसे दोबारा से लेना है क्योंकि काम की है। समझ पा रहे हो? तो यूजफुल एलिमेंट्स को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है सेलेक्ट करके। यानी कि पीसीटी में यहां पे मेन काम होगा, मेन पार्ट जो है ना बेटा वो पीसीटी होता है, पीसीटी। और पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज का हो जाता है, 100% ग्लूकोज हो जाता है। अगर हद से ज़्यादा चीनी खा रहे हैं ना हम, तो ही यूरिन में बाहर निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। ठीक है, ग्लूकोज का हो जाता है। मेनली सारे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिनका भी होना होता है ना, पानी का भी इवन काफ़ी हद तक, सारा का सारा जो रीएब्जॉर्प्शन है उसका मेन पार्ट रीएब्जॉर्ब होकर के पीसीटी में आ जाता है। ठीक है, पीसीटी में, पीसीटी के सेल ने इसको एब्जॉर्ब किया। और अगर तुम्हें याद हो, है ना, तुम्हें याद हो तो ये जो है यही निकल करके इसके चारों तरफ क्या बना रही थी? नेटवर्क बना रही थी। ये देखो, ये नेटवर्क बना करके बैठी हुई है, ये वासा रेक्टा है बेटा। ये जो नेटवर्क बना करके बैठी हुई है ना, ये क्या है? ये वासा रेक्टा है। ये देखो, ये पूरा नेटवर्क बना रखा है इसने, ये इसके चारों तरफ नेटवर्क बना रखा है, देखो लाइक दिस, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? जो जो चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, पीसीटी के सेल उसे लेंगे और पीसीटी के सेल उसको वापस से कहां डाल देंगे? इस ब्लड के अंदर डाल देंगे, ताकि जो चीजें हमने ली थी, एब्जॉर्ब करी थी, वो वापस कहां चले जाए? ब्लड में चली जाए। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात, है ना? अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो लूप ऑफ हेनले है ना बेटा, लूप ऑफ हेनले, तुम सिर्फ इतना याद रखो कि लूप ऑफ हेनले का मेन काम होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, है ना? वाटर रीएब्जॉर्प्शन, मेन काम वाटर एंड सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन का होता है, पर फिलहाल एब्जॉर्प्शन, हाँ, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है ना? तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी रीएब्जॉर्ब करता है, बट मेन लीप ऑफ हेनले का काम है वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। इसका मतलब मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखूं ना, तो मैं ये लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कुछ भी लिख सकता हूं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकता, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट ऑफ यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन, कितना यूरिन, कितना यूरिन, कितना यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ यूरिन। ये अमाउंट ऑफ यूरिन बेटा डिपेंड पता है किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन, ये यूरिया और यूरिक एसिड पे डिपेंड करता है। पहले तो भाई, पहले तो हाउ मच वेस्ट नीड टू रिमूव, नीड टू रिमूव, है ना? कितना वेस्ट बाहर निकालना है। जैसे अगर मान लो बहुत ज्यादा यूरिया बन रहा है मेरी बॉडी में, तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ज्यादा यूरिन पास होगा, है ना? ज्यादा बन रहा है तो, ठीक है, समझ पा रहे हो? दूसरा, हाउ मच, हाउ मच एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर बॉडी हैव,
कितना एक्सेस वाटर है, क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने के लिए किस में डाइल्यूट करेंगे, पानी में। मैं आपको बताऊं यूरिन में सिर्फ 5% ही होता है यूरिया यूरिक एसिड, बाकी उसमें बेटा 95% जो पोर्शन होता है ना वो पानी का होता है। उसके अलावा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन सॉल्ट होते हैं जो उसको येलो कलर देते हैं, अपने काम का नहीं है, छोड़ दो। बट 5% ही वेस्ट प्रोडक्ट है, बाकी 95% उसमें पानी जा रहा है, क्योंकि डाइल्यूट करके उसको बॉडी से बाहर निकालना, हम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा तो डिफ्यूज करके सेल में घुस जाएगा, फिर कोई काम का नहीं है ना। तो मुझे उसको डाइल्यूट करके रखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ यूरिन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि कितना वेस्ट बाहर निकालने की जरूरत है, और दूसरा कितना एक्सेस वाटर है मेरी बॉडी में। अगर मेरी बॉडी में ज्यादा एक्सेस वाटर है तो मेरा यूरिन ज्यादा डाइल्यूटेड पास होगा, व्हाइटिश कलर का, बहुत पेल येलो कलर का पास होगा, है ना, इजीली। लेकिन अगर मान लो मैं बिल्कुल रेगिस्तान में ही, है ना, आपने बोला कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, उठा के इनको रेगिस्तान में फेंक देते हैं, है ना, रेगिस्तान में हूँ, अब पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, डिहाइड्रेटेड हूँ, तो ऐसी कंडीशन में लूप ऑफ हेनले ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ज़्यादा डार्क येलो कलर का हो जाता है। ओके, समझ पा रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट ऑफ यूरिन इन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां से देखो, यहां से हमने फिल्ट्रेट लिया था, मैक्सिमम चीजें यहाँ रीअब्जॉर्ब कर दी, फिर देखो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से पानी रीअब्जॉर्ब कर दिया हमने, है ना, ये देखो पानी निकाल निकाल करके अंदर डाल दिया, देख पा रहे हो, पानी निकाल निकाल कर रीअब्जॉर्ब कर दिया। अब उसके बाद यहाँ तक आते आते ना बेटा ये बन चुका है यूरिन। ये क्या बन चुका है अब? यूरिन बन चुका है। और यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में डालना, इसी को बेटा बोलते हैं सिक्रीशन, इसी को हम बोलते हैं सिक्रीशन। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज सिक्रीशन। सिक्रीशन, है ना, यानी कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर देंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट लेके जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट ऐसे बड़े ट्यूब्यूल साथ मिल मिल करके बड़े 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 होते चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये सारा यूरिन यूरेटर में डाला जाएगा, यूरेटर के रास्ते से ये होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर वहां पे इंतजार करेगा। जब हमें लगेगा कि नहीं भैया जाने की जरूरत है, हम जाएंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो, मेरे साथ समझो, चलो। 3 स्टेप, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। साथ साथ बोलो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि फिल्टर करा जाए ब्लड को। ब्लड में बहुत सारा वेस्ट है, हमें उसे फिल्टर करके बाहर निकालना पड़ेगा। हम ऐसे छेद नहीं कर सकते आर्टरीज में ना, वरना तो ब्लड लीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ग्लोमेरुलस में गोल गोल घुमा करके बाहर निकालेंगे। जब वो गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, उसकी वजह से बोमन्स कैप्सूल में बाहर की तरफ जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं बाहर की तरफ फेंक जाएंगे और सारे के सारे बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो जो चीज़ें कलेक्ट हुई है, जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की है। उसमें ग्लूकोज काम का है, ठीक है, उसमें हो सकता है और दूसरे हमारे पास मिनरल्स, आयंस हो, सॉल्ट्स हो, ठीक है, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। हाँ, यूरिया और यूरिक एसिड भी है, क्योंकि मेन तो उन्हीं को निकालना है, बट काम की चीज़ें भी हैं। यार मैं काम की चीज़ों को बाहर वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि क्यों ना उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लूं। तो सेकंड प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सेलेक्टेड चीजें, जो यूजफुल चीजें जैसे ग्लूकोज हो गए, सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको दोबारा से मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। कौन करेगा? ये पीसीटी ट्यूब्यूल्स ही कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रॉक्सिमल एंड, यानी स्टार्टिंग का एंड, स्टार्टिंग का पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो मेन रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे मेनली सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है ग्लूकोज को उठा लिया, जितना हो सकता है सॉल्ट को उठा लिया, जितना हो सकता है मिनरल को उठा लिया, जितना हो सकता है पानी को उठा लिया, जितना हो सकता है ना, पीसीटी का काम खत्म। ओके, अब बचा कुचा ये थोड़ा बहुत, अगर मान लो मैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर हूँ, है ना, यानी कि अच्छा खासा मेरे पास पानी है, बहुत सारा एक्सेस पानी है, तो लूप ऑफ हेनले में बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, तुरंत ही सीधा यहाँ से निकल के यूरिन बन जाएगा, यहाँ पे यूरिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं डिहाइड्रेटेड स्टेट में हूँ या बहुत ज़्यादा एक्सेस यूरिया और यूरिक एसिड मेरे ब्लड में है, हद से ज़्यादा है, बाहर निकालना है। देखो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ जाता है ना बेटा, तो उसको यूरीमिया कहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये कंडीशन हो, क्योंकि ये तो टॉक्सिक है, तो हम इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। एक्सेस में अगर बाहर निकालना है या अगर मैं पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर मैं लूप ऑफ हेनले के रास्ते से खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करूंगा, अल्टीमेटली यूरिन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
यहाँ पर हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और यहाँ यूरिन को उठा करके डाल दिया मेरे कलेक्टिंग डक्ट में। इतना सा तुम तो याद कर लो, सिक्रीशन। ओके तो ये 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाए, यू हैव टू ड्रॉ नेफ्रॉन, वो भी अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसे टाइप में 3 नंबर तक में अगर बोला है नेफ्रॉन का डायग्राम तो ही बनाना, वरना मत बनाना, है ना। बुक वाला अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे नहीं बना पाओगे। ये सिंपलेस्ट टाइप का मैंने आप लोगों के सामने बना के दिया है और बिलीव में कोई गलत नहीं करेगा, सीबीएसई हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसा वाला नेफ्रॉन का डायग्राम बना कर आए। ओके आराम से वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो और अपने रजिस्टर में लिख लो, ठीक है, जल्दी से। चलिए आगे चले, है ना। तो ये बेटा अपना मेन एक्सक्रीशन का काम खत्म हुआ। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। देखो एनसीईआरटी बोलती है कि अगर मान लीजिए आपकी किडनी हो गई खराब, है ना, भगवान ना करे किसी की हो, पर अगर मान लो किडनी खराब हो गई, अगर मान लो किडनी खराब हो गई, तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। किडनी क्या काम कर रही है? किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है और टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकाल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ना हमें ब्लड का, हीमो मतलब ब्लड का डायलिसिस करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस बोल सकते हैं या नॉर्मल डायलिसिस भी बोल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन कब होती है? अगर मान लीजिए किडनी फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, है ना, या मान लो कि किडनी डैमेज हो गई है ना, किडनी डैमेज हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, फंक्शनिंग लॉस्ट हो गई है किसी वजह से, फंक्शनिंग लॉस हो गई है, कम हो गई है ना, या मान लीजिए किसी की किडनी में बहुत बड़ा स्टोन हो गया है इस चक्कर के अंदर, मान लो कि है ना वो निकाल ही नहीं पा रहा है ना, यूरिन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा, ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को इसको बाहर तो निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम एक है ना डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायलिसिस मशीन है। अब एक्चुअली इसके अंदर चल क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। यहाँ से क्या किया बेटा, यहाँ से मैंने एक मेन उससे ब्लड लिया, वेन से ब्लड लिया, है ना, आईवी से मैंने ब्लड लिया। अब इस ब्लड को ना, इस ब्लड को एक बड़े से कंटेनर में डालता हूँ। इसके अंदर क्या काम चल रहा है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ये देखो, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है ना, ये बड़ा सा कंटेनर है मेरे पास, ये लाइक दिस, है ना। अब इस कंटेनर के अंदर ना बेटा मैंने ट्यूब लगा रखी है, देखो ये ट्यूब्स लगा रखी हैं इस तरीके से, ये ट्यूब्स हैं, ये देख रहे हो, ये ट्यूब्स हैं, ये ऐसी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ऐसी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये देखो ये ट्यूब्स हैं, है ना, लाइक दिस। ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ से वापस से, है ना, ये इसको पीछे से निकाल लेते हैं अपन, यहाँ से वापस से हम ब्लड को बाहर निकाल लेंगे। ये ब्लड को बाहर निकाल करके अंदर डाल देंगे, अंदर डाल देंगे, है ना। तो यहाँ से मैंने ब्लड को बाहर निकाला है, ठीक है। ब्लड को बाहर निकालने के मैंने करा क्या, ब्लड को बाहर निकाल के मैंने इसको इसमें डाल दिया, देखो ये इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इस ट्यूब में डाल दिया। अब इस ट्यूब में है क्या, ये जो ट्यूब है ना, ये बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है, सेमी परमिएबल, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 9th क्लास में तुम्हें याद कराया होगा सेलोफोन मेम्ब्रेन, है ना, एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जितने भी लिक्विड पार्ट है वो तो अंदर ही रह जाएगा, और सॉरी लिक्विड पार्ट है वो बाहर निकलेगा, है ना, लिक्विड पार्ट है जो बाहर निकलेगा। अब इसमें ना यहां से मैंने डाला है, यहां से मैंने क्या डाला है, क्या डाला भाई, यहां से मैंने डाला है फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ पे फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन भर दिया, ये देखो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन भर दिया। अब ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन क्यों भरा है ना, क्यों भरा है मैंने, समझो। ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड क्यों भरा है मैंने, ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर हम एग्जैक्टली सेम टू सेम अमाउंट लेते हैं हर उस चीज का जो हमारे ब्लड में होता है। यानी कि ये जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, इसके अंदर ना एग्जैक्ट सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेते हैं हम, सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेते हैं। जैसे मेरे ब्लड में क्या है, मेरे ब्लड में ग्लूकोज है ना, मेरे ब्लड में सॉल्ट्स हैं, मेरे ब्लड में विटामिन हो सकते हैं, शायद हार्मोन्स हो सकते हैं कुछ,
कुल मिला के वो सब क्या है, सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट के टाइप पे डिपेंड नहीं करता, उसमें से आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ोगे, सॉल्यूट के टाइप पे डिपेंड नहीं करता, मेनली वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है ना। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है। तो अब क्या है कि यहाँ पर है ना, मैंने वो एग्जैक्ट सेम लिया है, मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, इसमें यूरिया नहीं है, यूरिया एंड यूरिक एसिड नहीं है, यूरिया एंड यूरिक एसिड नहीं है। समझ पा रहे हो? यानी इसमें ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें आयंस है, इसमें सॉल्ट है, बस यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है ना। अब देखो होगा क्या कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो सॉल्यूट बाहर नहीं निकलता ना, सिर्फ लिक्विड बाहर निकलता है। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना दिया, समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है, देखो समझो। इसका मतलब ये बेटा कि यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ना, उसमें अंदर ग्लूकोज बाहर ग्लूकोज बराबर है। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अंदर सॉल्ट बाहर सॉल्ट बराबर है। क्या बाहर कम है? यूरिया बाहर बिल्कुल नहीं है, यूरिक एसिड फ्रेश डायलिसिस में फ्लूइड में बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या होगा, वो डिफ्यूजन के रास्ते से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। कौन निकलेगा? डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड का डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा बेटा। क्या होने लग जाएगा? यूरिया और यूरिक एसिड का डिफ्यूजन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मैंने फ्रेश में डाला ही नहीं है। ओके, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अब यार अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर तो उसका नॉर्मल कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, फिर तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना बेटा, यहाँ से हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ से ना मान लो कोई एक कंटेनर ले लिया मैंने, ये देखो यहाँ पर मैंने कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया मैंने, और इसमें मैं इसको कलेक्ट करता रहूँगा, इसमें मैं इसको कलेक्ट करता रहूँगा, है ना। इसमें फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड नहीं है, इसमें यूरिया मिला हुआ डायलिसिस फ्लूइड है। इसको मैं यूरिन नाम दे दूंगा, इसको मैं यहाँ पे यूरिन नाम दे दूंगा, है ना। यानी कि ये क्या है, यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है। समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे ये बहुत सारी पतली पतली ट्यूब से बाहर निकलता है ना ब्लड, ये ब्लड जो है देखो, ये ब्लड है ना, यहाँ से बहना शुरू किया, फिर यहाँ से बहना शुरू किया, यहाँ से ये ऐसे देखो जा रहा है। तो बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबा टाइम जो है ये ब्लड किस में बिता रहा है, सेमी परमिएबल ट्यूब में बिता रहा है। तो हर जगह पे धीरे धीरे करके सारा यूरिया जो है वो बाहर निकलता चला जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रेश ब्लड निकलेगा ना बेटा, यहाँ से जो ब्लड एक्सक्रीट होगा, यहाँ से जो ब्लड एक्सक्रीट होगा ना, ये वाला ब्लड, इस ब्लड में यूरिया नहीं होगा, ब्लड विदाउट नाइट्रोजन वेस्ट। इस ब्लड में से सारे नाइट्रोजन वेस्ट हम बाहर निकाल चुके हैं, है ना। वो देखो यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, और यहाँ से जो हमने ब्लड डाला था ना, ये ब्लड में है नाइट्रोजन वेस्ट, ब्लड विथ नाइट्रोजन वेस्ट। क्यों है नाइट्रोजन वेस्ट? क्योंकि यार किसी वजह से ना किडनी काम नहीं कर रही, है ना, ब्लड में किडनी काम नहीं कर रही है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? किडनी काम नहीं कर रही, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ओके, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपको क्या याद रखना है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड यूज करते हैं। इस डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होता, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड और फ्रेश फ्लूइड के बीच में बनता है यूरिया और यूरिक एसिड का। दूसरा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बहुत सारी पतली पतली ट्यूब होती है, इधर से हमने ब्लड निकाला, डायलिसिस मशीन में डाला, वो घूम रहा है, यूरिया यूरिक एसिड डिफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। फिर यहाँ से जो ब्लड निकला उसमें से यूरिया यूरिक एसिड सारा बाहर निकल गया, इस ब्लड को उठा करके मैंने वापस बॉडी में डाल दिया, है ना। ऐसा नहीं कि सारा ब्लड निकाला, बंदे को छोड़ दिया, सारा ब्लड निकालोगे मर जाएगा, है ना। सारा ब्लड नहीं निकालते, लगातार थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहता है, लगातार वो जाता रहता है, लगातार निकलता रहता है, लगातार जाता रहता है, लगातार निकलता रहता है, लगातार जाता रहता है। इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, बेटा यहाँ तक हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एक्सक्रीशन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं फटाफट, देखो समझो जरा। एक्सक्रीशन प्लांट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुम्हें बताऊं। प्लांट्स में तो ऑक्सीजन को वेस्ट कंसिडर किया जाता है। सोचो, प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन वेस्ट है, क्योंकि इतना ऑक्सीजन वो बना रहे हैं वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। अभी ऑक्सीजन एज अ वेस्ट है तो कहाँ से बाहर निकलेगा सर, ये तो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। सिंपल, गैसेस के डिफ्यूजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, लेंटिसल से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रात में या प्लांट के वो पार्ट जो हिट्रोट्रोपिक है, जैसे उसका स्टेम हो गया फॉर एग्जांपल, रूट हो गई, तो वहां से भी जो CO2 बनेगा वो भी उनके नॉर्मल लेंटिसल से निकल जाएगा बाहर, सिंपल डिफ्यूजन से, है ना। यहाँ पे गैसेस कैसे जा रही हैं, सिंपल डिफ्यूजन से जा रही हैं, सिंपल डिफ्यूजन से आराम से बाहर निकल पा रही हैं। तो फिर फालतू मेहनत क्यों करूँ ब्लड डालने की, सिंपल सी बात है ना।
इसके अलावा प्लांट में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है ना। प्लांट में मसल्स तो है नहीं, मसल्स तो है नहीं, इसका मतलब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूरिया यूरिक एसिड ये नहीं बनते, यूरिया यूरिक एसिड नहीं बनते। तो क्या बनते हैं सर? प्लांट में बेटा सॉलिड वेस्ट बन सकते हैं। देख, सॉलिड वेस्ट बन सकते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या बनते हैं प्लांट के अंदर? जैसे मान ले गम्स हो गए, है ना, वो वाला गम नहीं जो तुम्हें है दिल में, वो वाली की बात नहीं कर रहा है ना, बबल गम की बात नहीं कर रहा, गम्स जो प्लांट से निकलते हैं, है ना, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, लेटेक्स हो गए। तो ये जो बेटा प्लांट में स्टोर्ड मटेरियल है ना, ये एक्चुअली प्लांट का वेस्ट ही है जो प्लांट के अंदर बनता है, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। इवन ये हमारे लिए भी काम का है ना। सोचो, प्लांट के जितने भी वेस्ट हैं हमारे लिए बहुत काम के, ऑक्सीजन बहुत काम की है। इवन प्लांट में एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है ना, वो भी तो स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है। स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, बताओ हाँ या ना, है ना। और अगर वो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो यार बारिश कैसे आएगी? मेन जो वाटर वेपर है ना, वो वही होता है, इसलिए तो बोलते हैं प्लांट्स बारिश बुलाते हैं। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये बेटा जी प्लांट का हुआ लिक्विड वेस्ट, जो कि एक्चुअली तो वाटर वेपर में ही जा रहा है, तो इसको गैसियस ही बोल सकता हूं मैं। और ये हुआ गैसियस वेस्ट। ऑक्सीजन हो या CO2 हो, दोनों ही स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, मसल्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी। सॉलिड वेस्ट गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स में स्टोर्ड हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं, है ना, स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो सिंपल जो टेक्निक्स है उससे प्लांट बाहर निकल देता है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर मान लो कोई सेल है ना, अगर मान लो कोई सेल है जिसमें वेस्ट बढ़ गया है, तो हमने पढ़ा है कि प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स के अंदर वो भर देता है, इन वैक्यूल्स के अंदर वो भर देता है। समझ पा रहे हो? इतना ही है प्लांट में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक में हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा ये अपना एक्सक्रीशन वाला पार्ट। अब एक बार अपन जरा सा फटाफट जल्दी से एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन में मैंने आपको एनसीईआरटी दिखाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था काफ़ी चीज़ें, है ना। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो जल्दी से, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स है ना। हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, इसके बारे में बात कर रखी है। एनसीईआरटी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं दे रखा बट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दे रखा है ना। देखो यहाँ पे सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, आपको दिख जाएगा, आप पढ़ोगे ना, अब आपको एक एक लाइन अच्छे समझ में आएगी। और यहां पर आप लोगों को मिलेगा, देखो लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइंस को पढ़ो क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड पंप कर रहे हैं और यहाँ से यूज डायलिसिस फ्लूइड जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट है, उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, है ना। ये देखो सेलेक्टिवली परमिएबल, आपकी एनसीईआरटी सेलेक्टिवली परमिएबल देती है, कायदे से उसको सेलेक्टिव परमिएबल ही बोलना चाहिए क्योंकि यूरिया बाहर निकल रहा है, यूरिया एक तरीके का सॉल्यूट है ना, तो बोल सकते हैं उसको सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। लेकिन एनसीईआरटी लिखती यहाँ पर है सेमी परमिएबल। देखो यहाँ पे सेमी परमिएबल लिख रखा है, यहाँ सेलेक्टिव परमिएबल लिख रखा है। हम क्या करें, हम सेलेक्टिव परमिएबल लिख सकते हैं, वो एक बेटर वर्ड है, ओके। फिर आओ नीचे, फिर एक्सक्रीशन प्लांट, देखो इतना सही है, ये एक्सक्रीशन प्लांट आ गया। ऑर्गन डोनेशन एक बढ़िया चीज़ है भैया, है ना। इससे तुम्हारा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन बन सकता है कि राजू जो है वो उसने अपने उसके फादर ने जो है ऑर्गन डोनेशन का कार्ड भरा है, वो अपने हार्ट को डोनेट कर रहे हैं, किडनी को डोनेट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर डेथ, है ना। तो अपने कॉर्निया को डोनेट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी जो है कैरेक्टर्स राजू के पिताजी की पता चल रही है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो पता चलेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, है ना। देखो ऑर्गन्स कितनी प्यारी चीज़ है, आप सोचो, इतनी सी आइज़ है, कितने तरीके के शेप, साइज, कलर, ऑब्जेक्ट को पहचान पाती है ना। कान में अंदर इतनी सी चीज़ें हैं, वो कितनी अलग अलग तरीके की साउंड्स को सुन के पहचान पाती है ना। इवन देखो हमारी किडनीज छोटे से नेफ्रॉन से पर कितना प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑर्गन्स जो है ना बेटा, ये बहुत बड़ी, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक रिसोर्स है, हमारी पूंजी है ये। अगर किसी भी तरीके से किसी का ऑर्गन डैमेज हो जाता है ना, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा उनका बहुत बेकार जाता है। तो अगर अगर मान लीजिए हमारे परिवार में किसी की डेथ होती है तो हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप किसी इंसान को नई लाइफ दे रहे हो, है ना। उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर। देखो यार, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई डेथ हुई है ना, अब इसको ऐसे अदरवाइज मत लेना, पर आप इसे थोड़ा सा सोचो। डेथ हुई है, उसके बाद ठीक है, वो डेथ आपका उस इंसान से एक बहुत प्रॉपर कनेक्शन है,
नहीं, लेकिन वो इंसान तो अब नहीं रहा ना। हम देखो डेथ के बाद क्या बोलते हैं, बॉडी लेकर आओ, बॉडी को इधर रखो, बॉडी को लेके चलना है वहाँ पे, है ना, ग्रेवयार्ड लेके चलना है या बॉडी को जलाने लेके जाना है, हम बॉडी वर्ड यूज़ करते हैं। हम उस इंसान का नाम यूज़ नहीं करते बेटा, क्यों, वो इंसान तो गया, है ना। हंसा बंद था पिंजरे में, हंसा उड़ गया अकेला, अब वो हंसा तो उड़ गया, वो तो गया, वो इंसान तो गया, अब उसकी सिर्फ बॉडी बची है। अब आप उस बॉडी को अगर मान लीजिए दफनाते हैं या फिर आप उसको जलाते हैं, तो यार वो जो ऑर्गन है उस बॉडी के अंदर है ना, सोचो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई एक इंसान है जो शायद बिना किडनी के मर रहा है ना, कोई एक छोटा बच्चा है जिसको हार्ट की बहुत ज़रूरत है, उसकी पूरी लाइफ बनी है, ये इंसान चला गया, लेकिन इस इंसान के उस ऑर्गन से उसे नई ज़िंदगी मिल सकती है। सोचो, ये आपका जो रिलेटिव है, आपका जो लव्ड वन है ना, वो उस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा रह सकता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू। तो हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। कॉर्निया को, हार्ट को, किडनी को आप आराम से डोनेट कर सकते हैं। मतलब आपको एक सिंपल फॉर्म भरना होता है, फिर जब भी डेथ होती है आपको बस उनको इन्फॉर्म करना होता है। कुछ पर्टिकुलर आवर्स तक हमारे स्पेसिफिक पार्ट्स जो होते हैं वो सही रहते हैं, मतलब उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। और इनको करने से मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी पे कोई ख़राब होगा या बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कि नहीं सर आंखें निकाल ली तो देखो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बहुत धीरे से। और कॉर्निया तो मैं आपको बताऊं, आइज डोनेशन या कॉर्निया डोनेशन होता है ना, 5 से 7 मिनट का काम होता है बस खाली, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्राई करना चाहिए, हमें इस तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यार देखो, भगवान ना करे अगर हमारे घर में किसी के कोई ऑर्गन में फेलियर हो जाता है तो हम जानते हैं कितनी टेंशन होती है, कितनी तकलीफ होती है। और हम यही सोचते हैं कि हे भगवान कहीं से कोई डोनर मिल जाए हमें, है ना, ताकि उसका ऑर्गन हम यूज़ करके अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सकें। तो हमें भी तो कभी देने वाले की जगह होना चाहिए ना यार, हमेशा मांगने वाले की जगह थोड़ी रहेंगे। ऊपर वाले ने देने वाले की जगह रखा है, देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये हुई ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड, देख पा रहे हो, सेम क्वेश्चन उठ करके आया। वही दो बातें, कितना एक्सेस वाटर है और कितना हमें निकालना है वो जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको, ठीक है। तो ये इसके साथ बेटा हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है पूरा खत्म होता है। सबसे बड़ा चैप्टर था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, है ना, अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको सारी एक्टिविटीज़, सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सारे, मतलब आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और अगर कोई कंसेप्चुअल पीवाईक्यू आ गया आपके एग्जाम में तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए पढ़ाई के अंदर और बढ़िया चीज़ों के अंदर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।